नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मंडे को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन इसमें रिवीजन करेंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कम से कम अपने को एक रिवीजन करना है, इनको ध्यान से पढ़कर जाना है। 29 तारीख को होने वाला जो एग्ज़ाम है 29/6/2020 को यानी मंडे को जो पेपर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, कक्षा 10 सोशल साइंस का जो पेपर है उससे संबंधित क्वेश्चन है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? तो व्यापार के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है उसको अपन व्यापार करते हैं। तो व्यापार से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि राज्य देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। राज्य के अंतर्गत हो सकता है, एक छोटे स्तर में हो सकता है, देश के अंतर्गत हो सकता है, दो देशों के मध्य हो सकता है। उन सभी के मध्य जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उस आदान प्रदान को अपन क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अब इसने आगे क्वेश्चन बताया कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या होता है। स्थानीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। स्थानीय व्यापार एक देश की आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत, एक देश के आंतरिक भाग जो होते हैं उन भागों के अंदर ही किया जाता है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य हो सकता है, एक जिले शहर से दूसरे शहर के मध्य हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव के मध्य हो सकता है। तो देश के आंतरिक भागों में जिन वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है वो स्थानीय व्यापार, और दो देशों के मध्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य। अब अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो दो देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसमें स्थल के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु मार्ग से, इन मार्गों के माध्यम से अपन क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? एक से अधिक या दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान को अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में मानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विस्तारित रूप में ध्यान से समझना है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत। हमारे लोकतंत्र वाला जो 5 नंबर का चैप्टर है उस चैप्टर में एक बहुलवादी सिद्धांत दिया हुआ है कि लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके 2 समर्थकों के नाम बताइए। तो उस 2 समर्थकों के नाम मिस फोलेट और डिगर्व, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे जो इस बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत। अब लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अपन मानकर चलते हैं जो अपने वर्तमान समय में पश्चिमी सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ जो लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में के नाम बताने कि लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं। तो उनमें हॉब्स है, रूसो है, जेफरसन है, हर्बर्ट स्पेंसर, ये 3-4 महत्वपूर्ण ये समर्थक है जो पश्चिमी लोकतंत्र को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो 3 के बाद में 4 नंबर पे राजस्थान के निकटतम यानी राजस्थान के सबसे समीप कौन से 2 बंदरगाह स्थित है। तो राजस्थान के पास वाले 2 बंदरगाहों के नाम देखने, तो बंदरगाह अपन देखते हैं कि कहाँ पे होते हैं? समुद्र के किनारे होते हैं। तो समुद्र अपने राजस्थान के टच में होता नहीं, और अपने राजस्थान के टच में कौन सा राज्य आता है? सबसे पहले गुजरात। तो गुजरात समुद्र के टच में, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसको वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और उसके जस्ट नीचे की तरफ चलते हैं तो कौन सा जाता है? हालांकि गुजरात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बंदरगाह है उनकी बात कर रहे हैं, कांडला और मुंबई। हालांकि गुजरात में और भी बंदरगाह है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उनकी बात करें तो कांडला और मुंबई 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो राजस्थान के निकट है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? अब प्रति व्यक्ति आय, अपने परिवार में भी प्रति व्यक्ति आय 5 सदस्यों का परिवार होता है, टोटल जो इनकम है उसमें सदस्यों के परिवार के सदस्यों का भाग दे तो एक व्यक्ति की आय निकल कर आ जाती है। उसी प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय की यदि परिभाषा निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा कि देश की टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था में कीमत यानी किसी वस्तु की कीमतों के स्तर में लगातार जो होने वाली जो वृद्धि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होना, वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ जाना। तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी मापने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारत में गरीबी मापने का जो पहला प्रयास है वो दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था। बाद में बात करें कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान कौन से संगठन द्वारा किया जाता है, यानी
कि भारत में गरीबी जो है, गरीबी और बेरोज़गारी का जो अनुमान लगाते हैं, यानी हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितने बेरोज़गार है, तो उसका अनुमान कौन सा लगाता है, कौन सा संगठन है, तो वो है संगठन का नाम क्या है, NSSO। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो नेशनल, इसमें दोनों ही चीज़ें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसका जो नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके द्वारा हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी का आकलन किया जाता है। तो ये 8 के बाद में अपन 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन तो अपने हो गए। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। अब ये तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आज वर्तमान की अगर बात करें इस कोरोना संकट में तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और इसको तो आप हर प्रकार से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, स्वच्छता किस कब रह सकती है। एक तो अपने यहाँ पे कचरा गंदगी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, अपने बाहर से आने के बाद में अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, मुंह पर मास्क लगाने, सारी चीज़ें अपन किसके लिए कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए। तो ये स्वच्छता वही है, स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए, आप आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग से क्या अभिप्राय है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है ये, इसके बारे में कई बार अपन ने पढ़ा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संपूर्ण भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्षेत्रों को, यानी अब ये 4 महत्वपूर्ण नगर जो है, जैसे अपन बात करें दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, इन चारों महानगरों को, भारत के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो चारों महानगरों को आपस में मिलाने वाला जो राजमार्ग है, महाराजमार्ग, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। वैसे इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण गलियारे भी हैं जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं और पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करते हैं, इधर असम से गुजरात को जोड़ने का काम करते हैं। 2 महत्वपूर्ण गलियारे। लिंगानुपात किसे कहते हैं और शहरीकरण की 2 समस्याएं बताइए। अब लिंगानुपात की परिभाषा, लिंगानुपात की जो, तो देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जनसंख्या है, उसमें एक लिंगानुपात को परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण, जिसे अपन मानते हैं लिंगानुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं, लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं की संख्या को अपन लिंगानुपात करते हैं। और इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, शहरीकरण की 2 समस्याएं लिखिए। शहरीकरण से क्या अभिप्राय है हमारा, शहरों के आकार का बढ़ना, शहरों का बढ़ना, धीरे धीरे पहले ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, तो ये शहरीकरण। अब इससे ऐसी कौन सी 2 समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है जिसके कारण, तो एक सबसे बड़ी समस्या अपन देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ है, लोग शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं, जिसकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो सीधी सी बात है, उसकी व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति जो आय है, इनकम है, वो इनकम भी, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके पास इनकम नहीं है, तो उसका जीवन स्तर जो है, तो अपन बोल सकते हैं शहरीकरण की 2 समस्याएं, बेरोजगारी और निम्न जीवन स्तर। बेरोजगारी और निम्न जीवन स्तर, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो उसका जीवन स्तर जो होता है वो काफ़ी निम्न हो जाता है। निम्न का मतलब यानी व्यक्ति को खान पान पर्याप्त मात्रा में नहीं, पोषण नहीं मिल पाता है, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था जो है उसका हृदय, अपन ने भी अपने पिछले वीडियो में जब केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय अपन किसको बोलते हैं, मंत्रिमंडल को। कार्यपालिका का एक भाग होता है मंत्रिमंडल, जिसको अपन भारतीय शासन व्यवस्था का हार्ट या हृदय कहते हैं। समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना क्या है। समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना क्या है, तो ये कॉरिडोर परियोजना के बारे में अपन आपको बताया भी था। समर्पित माल भाड़ा यानी दिल्ली के अपने रेवाड़ी, गुड़गांव रेवाड़ी से मुंबई तक जो अपनी रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के सारे अभी वर्तमान में उसी से रेलगाड़ियों का संचालन भी होता है और मालगाड़ियों का संचालन भी उसी के माध्यम से होता है। लेकिन उसके लिए एक अलग से कॉरिडोर, मालगाड़ी के लिए जिसमें केवल माल का आदान प्रदान होता है, उसके लिए एक अलग रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसको अपन माल भाड़ा कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा, पूर्ण रूप से वो केवल मालगाड़ियों के संचालन के लिए ही बनाई गई है। कहाँ से, रेवाड़ी से मुंबई के लिए। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखित पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी, तो रत्नावली, नागानंद। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम, ये नाम आपको याद करने, कौन कौन सी है रचनाएं, याद है, इतने दिनों से छुट्टियां मिली हुई थी तभी तो याद कर रहे होंगे। तो हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए, तो कौन कौन से नाम है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अशोक के धम्म का सार लिखिए। अशोक, सम्राट अशोक जो थे, उसने जो धम्म चलाया था,
उस धर्म का क्या सार है, उस धर्म का मतलब क्या है। जीव की हत्या मत करो, किसी के साथ युद्ध मत करो, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना। तो उनके द्वारा, अशोक के द्वारा जो धर्म चलाया गया था, उस धर्म को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के उसके द्वारा ऐसी कौन कौन सी अच्छी बातें सिखाई गई थी, वो बातें इसके अंतर्गत अपने को लिखनी है। अशोक के धर्म के सार के अंतर्गत सूचना का अधिकार 2005 नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान करता है। सीधी सी बात, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार 2005 में एक कानून बनाया गया जिसके माध्यम से नागरिकों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिले, जिसके अंतर्गत अपन किसी दुकानदार के पास वस्तु लेने जाते हैं तो उस वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से अपने को जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप दुकानदार से उसके बारे में कि इसका प्राइस यानी मूल्य क्या है और ये कहाँ किस कंपनी की बनाई हुई है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसमें किस क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता के बारे में जानने का अपने को अधिकार है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार की, चाहे प्रशासनिक सूचना हो, राज्य सरकार की सूचना हो या अन्य सूचना हो, किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो उसके लिए आप सूचना का अधिकार का प्रयोग करके वो सूचना प्राप्त कर सकते हो। और इसका एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप कहीं से भी किसी भी ऑफिस से सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत, वित्तीय धन के स्रोत, संस्थागत और गैर संस्थागत। अब परंपरागत स्रोत किसको बोलते हैं, गैर संस्थागत को। वर्तमान स्रोत जो है संस्थागत और गैर संस्थागत। अपन संस्थागत तो वो स्रोत होते हैं जो भारत सरकार या रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए हुए नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, जैसे कि बैंक। अब वो बैंक जो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित है। और गैर संस्थागत में कौन से आते हैं, देसी बैंकर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, जो किसी को भी ऋण देने का कार्य करते हैं और वो ज़बरदस्ती मनमर्जी का उसके ऊपर ब्याज वसूल करते हैं, तो वो गैर संस्थागत श्रेणी में आता है। तो संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में उनके गुण और दोष। अब इसमें व्यक्ति का क्या होता है, शोषण नहीं होता, जबकि गैर संस्थागत व्यक्तियों का शोषण करते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा चुका सकता है, लेकिन वहाँ पर गैर संस्थागत के अंतर्गत क्या होता है, वो कितना भी दे दे लेकिन उसका फिर भी कर्जा नहीं चुका पाता। इस प्रकार दोनों के अलग अलग आपको कॉपी में लिखने, संस्थागत और गैर संस्थागत के गुण और दोष। मुद्रा के कार्यों का विस्तृत वर्णन, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। मुद्रा के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसको आप विस्तारित रूप में लिखना है। इसके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, मुद्रा से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो पहला इसमें कार्य दिया हुआ है विनिमय का माध्यम। मुद्रा जो होती है हमारे विनिमय नहीं, आदान प्रदान, किसी वस्तु को लेन देन जो होता है उसका माध्यम क्या होती है, मुद्रा। मुद्रा से हम किसी वस्तु को परचेज कर सकते हैं, तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा। मुद्रा से हम किसी वस्तु का आदान प्रदान हो सकता है। खाते की इकाई और मूल्य का मापन, आपके पास कितना धन है। अब एक चीज़ बताओ, आपके पास मुद्रा ही नहीं और आप बोलो कि साहब मेरे अकाउंट में तो 5 लाख पड़े, तो ये हो सकता है संभव। आपके पास मुद्रा जो है, आपके खाते की इकाई, मूल्य का मापक, खाते की इकाई और मूल्य का मापक, यानी आप जब आपके अकाउंट में मुद्रा होगी तभी आप ये बात कह सकते हो कि मेरे पास इतनी मुद्रा है, मेरे एक खाते में इतनी मुद्रा पड़ी हुई है। तो अपने खाते की इकाई, खाते का माप यही किससे होता है, मूल्य से, मुद्रा से ही होता है। विलंबित भुगतानों की मानक, अब मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि विलंबित भुगतानों में किस प्रकार मुद्रा सहायक होती है। विलंबित भुगतान, आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हो और सामान लेने के दौरान आप दुकानदार को बोलते हैं साहब सामान दे दो मेरे को, और आगे कुछ नहीं बोलते हो। क्या दुकानदार आपको सामान देगा, लेकिन नहीं देगा। लेकिन आप दुकानदार को बोलते हैं कि साहब आप मेरे को सामान दे दो, इसके बदले में जो पैसे है वो मैं आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद आपको वो मैं लौटा दूंगा, आपको इसके जो पैसे वो मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर बात वही तो कर रहे हैं, विलंबित भुगतानों की मानक। विलंबित, आप कोई वस्तु ले रहे हो, उसके बदले भुगतान हो सकता है आप उस समय नहीं कर रहे हो और बाद में करने, तो बाद में करने का आप उसको वचन दे के आते हो कि मैं आपको इसका पैसा दे दूंगा, तो ये विलंबित भुगतानों की मानक भी मानी जाती है। मूल्य भंडार, अपने देश के पास कितनी मुद्रा है और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने देश के विकास के कार्य संचालित करवाते। देश के पास मुद्रा के भंडार तो खाली पड़े और हम धड़ाधड़ काम चलाने में लगे हुए हैं, क्या ऐसा संभव है? तो अपने पास मूल्य भंडार होने के तभी जाकर हम देश के विकास से संबंधित कार्य कर पाएंगे। मुद्रा अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था सीधी सी बात है, लोगों को नए नए उद्योग संचालित होते हैं, हर वर्ष बजट तैयार होता है, देश के विकास में उसको खर्च किया जाता है, नए नए उद्योग संचालित किए जाते हैं, तभी तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो ये किसके माध्यम से संभव है? क्या बिना मुद्रा के हम कोई भी कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल असंभव है हमारे लिए किसी भी कार्य को बिना मुद्रा के करना। तो मुद्रा हमारे लिए बहुत सारे प्रकार से सहायक होती है और इसको विस्तारित रूप में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण, लास्ट में आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि प्रश्नों को क्रमवार करें सबसे पहले। अब आप जब पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, इसे नंबर 1 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, तो इस 1 नंबर प्रश्न में इधर जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग में यहाँ पर आपने लिखा 1 नंबर। तो इस 1 नंबर प्रश्न को क्या करना है आपको, इसके राउंड मार्क करना है। ये राउंड मार्क करने से क्या होगा, जैसे 1 नंबर प्रश्न में आपने कई पॉइंट लिखे और यहाँ पे लिख दिए इसी पॉइंट में 1 2 3 4, अब आप फिर 2 नंबर करने जा रहे हैं, तो उसका तो ऐसे जब आप इस एक प्रश्न को आप पॉइंटों में जब करते हो तो उसके पॉइंट और इसके पॉइंट दोनों मैच होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न है उसके राउंड लगाना है। ऐसे जब भी आप प्रश्न चेंज करो तब राउंड लगाना है, और एक प्रश्न जब कंप्लीट हो जाए तो दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अपने को एक लाइन खाली छोड़नी है उसके बीच में। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि दोनों प्रश्नों, जब एक प्रश्न कंप्लीट हो तो उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके फिर नेक्स्ट प्रश्न अपनी स्टार्ट करें। प्रश्न को करने के दौरान विशेष सावधानी रखनी है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उसका आंसर देना है। अब मानचित्र से संबंधित आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता रखी है। तो मानचित्र जैसे अपने कोई भी मानचित्र है उसको आप भर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉइंट मार्क करना है, और पॉइंट मार्क करके उसके राउंड सर्किल लगाना है, और सर्किल लगा के उसको बाहर की तरफ निकाल कर यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कोई भी पूछ लेता है कि झारखंड, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पॉइंट मार्क करना है पहले, पॉइंट के बाद में फिर चारों तरफ राउंड लगाना है, और राउंड लगा के यहाँ पर लिखना है बोकारो लोह इस्पात केंद्र। हालांकि मैंने ये मानचित्र का जो वीडियो है वो पहले बना दिया था, किसी ने नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर के आप इसके बारे में देख सकते हो। इस प्रकार राउंड लगा के बाहर की तरफ उसका नाम लिखना है, और उस मैप को कॉपी के अंतर्गत ढंग से अटैच करके आना है। हो सकता है एक नेक्स्ट वीक कल कोशिश करूँगा मैं, कल मॉर्निंग में 12 बजे से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो और कल तक मैं आपके लिए, तो आप उसको भी ध्यान से, कल आपके पास कल का टाइम है तो कल आप उसको ध्यान से देख सकते हो। कोशिश करूँगा मैं कल पूरा एक पेपर हल करवा दूँ आपको। 30 प्रश्नों का एक पेपर है, उसको पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। कल 12 बजे से पहले आपके पास ये वीडियो आएगा, तो उसको भी आपको ध्यान से देख कर जाना है। नमस्कार।